हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8वें लेक्चर का, दूसरा ही चैप्टर चल रहा है आपका, और 8वें लेक्चर का बात करेंगे। आज भाई, जो बोहर ने, मैंने पिछले वाले में बताया था बोहर की जो त्रिज्या होती है उसके बारे में मैंने बता दिया हुआ था। आर एन की वैल्यू मैंने निकाल दिया हुआ था, किस तरीके से बोहर की पहली त्रिज्या दूसरी त्रिज्या का मान क्या होगा मैं कैलकुलेशन कराऊंगा वहाँ पे, तो सारी चीज़ें फिर से समझ जाओगे। ठीक है, बस पढ़ते रहना उसको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई उनकी ऊर्जा के बारे में, कि यानी कोष की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। जैसे प्रथम कोष हो गया, द्वितीय कोष हुआ, के हो गया। प्रथम कोष को के कहते हैं, द्वितीय कोष को के एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात कर लिया था, बोहर ने सारी चीज़ों को बता दिया था। अब हम बात करेंगे आगे की बातें जो करेंगे वो करेंगे उनकी ऊर्जाओं की। यदि के कोष है, प्रथम कोष है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। द्वितीय कोष है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी हाइड्रोजन की। या फिर हीलियम प्लस आयन है तो उसकी प्रथम ऊर्जा क्या होगी, उसकी द्वितीय ऊर्जा क्या होगी, उसकी तृतीय ऊर्जा क्या होगी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात वहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हम भाई एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को शुरुआत करते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लेना, क्या करना, बोहर की ऊर्जा या फिर कक्षाओं की ऊर्जा। क्या कहेंगे, कक्षा की ऊर्जा, या इसी का एक और नाम है कोष की ऊर्जा। नील बोर के कोष की ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं बोर के कोष की ऊर्जा। ठीक है, बातें समझ में आई। क्या कहेंगे, कोष के, क्या कहेंगे, बोर के कोष की ऊर्जा की बात करें कि जो ऊर्जा उसकी ई है वो कितनी होगी, वो बात करेंगे कितनी होगी। तो एक बात बताना, तो एक बोहर ने तो लिख लेना भाई, बोहर के संकल्पना के आधार पर, यानी बोर के मॉडल के अनुसार, बोर के मॉडल के अनुसार क्या कहते भाई, इन्होंने कहा था जो ऊर्जा होगी एम वी स्क्वायर होगा, जो किसी भी त्रिज्या का जो एम और वी उसके वेग का स्क्वायर का गुणनफल उसके मास से होगा, वो होगा जेड ई स्क्वायर अपान आर के होगा। क्या होगा, जेड इंटू ई स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा। ये बातें उन्होंने बताई हुई थी अपने मॉडल में, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने मॉडल में सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो मैं इसको थोड़े से इधर कर लूँगा, तो वहाँ पे लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या होगी, लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, यही बात मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, कहेंगे जो m होगा, यानी उस चार्ज जो कण आप ले रहे हो, जिसकी ऊर्जा बता रहे हो, जिस कण की ऊर्जा जो घूम रहा है ना, उसकी ऊर्जा क्या होगी, उस कण का जो मास होगा m, क्या होगा, मास m होगा, और उसकी वेलोसिटी यानी वेग का स्क्वायर का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसके परमाणु क्रमांक के और उसके इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर के अपान उसकी त्रिज्या के अपान उसके यानी बटे में बराबर होगा। क्या होगा, बटे के बराबर होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही बता दिया था, इन्होंने पहले ही बता दिया। तो आप जानते हो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी कण की, या गतिज ऊर्जा क्या होगी, फिर किसी कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है भाई, गतिज ऊर्जा के ई होती है। क्या होती है, के ई, यानी इसी को काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, के ई 1/2 एम वी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। अभी आपने एम वी का मान निकाला हुआ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/2 एम, क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर की जगह मैं जेड ई स्क्वायर अपान आर लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख देते हैं भाई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। आपकी बातें समझ में आई। अब मैं बात करूँ इसकी स्थितिज ऊर्जा, मैं स्थितिज ऊर्जा की बात कर सकता हूँ। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है उसे कहते हैं पीई, यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मैं बता दूं पीई का अर्थ होता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है भाई, पोटेंशियल,
पोटेंशियल एनर्जी होता है, पीई होता है। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता, अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, देख लेना, देख लेना क्या होता है, क्या होता है भाई, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होती है जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है, क्या होता है, जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है। ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है, जेड ई स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है भाई, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बातें समझ में। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की जो होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका फार्मूला जो होता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है, तथा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 जेड ई स्क्वायर अपान आर होता है। बातें समझ गए, इस तरीके से इनका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को मैं ना पूरे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दूं, तो किसी भी परमाणु या किसी भी सिस्टम का या फिर किसी भी पदार्थ का पूरी ऊर्जा कितनी होती है, तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है भाई, कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, कुल ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। यानी कुल ऊर्जा, देखो हमारे पास जो कुल ऊर्जा होती है, किसी भी सिस्टम की ऊर्जा जो होती है ना, वो दो प्रकार से बटी होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा के रूप में, एक होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो गति करने की वजह से जो ऊर्जा गति करने के लिए प्राप्त होती है हमें, क्या होती है, जो गति करने के लिए यानी मोमेंटम करने के लिए हमारे अगल बगल ऐसे हिला रहे हैं ना, हिल नाच गा रहे हैं ना, उसके लिए जो ऊर्जा मिलती है, हमें चलने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, उसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण जो हमारी आती है, जो हमारे स्थिति के कारण आती है ऊर्जा, उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बातें समझ में। तो हमारी ऊर्जा दो प्रकार से बटी है, तो हमारी पूरी बॉडी की या हमारे सिस्टम की, पूरी सिस्टम की कितनी ऊर्जा है, हमारी स्थितिज ऊर्जा प्लस में हमारी गतिज ऊर्जा, दो रूप में बटी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी भाई। वही काम करना है, यहाँ पे कुल ऊर्जा निकाल लेनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं ई से, किससे दिखाते हैं, ई से। अब ये किसी न किसी कोष का, जैसे मैं कहूँ ये वाला नाभिक है, इसके बाद ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, इस तरीके से कोष होंगे। तो इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, होगी कि नहीं। हर एक सिस्टम अलग अलग है, हर एक सिस्टम अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे E1, क्योंकि पहला कोष है तो E1 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। दूसरा कोष है तो इसे बोलेंगे क्या, तीसरा कोष है E3 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, E4 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, E5 बोलेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं। आगे आएगा E6 आएगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में इस तरीके से होगा। अब मैं बात कर सकता हूं भाई, तो इसे यहाँ पर तो हमें पता नहीं किसकी कुल ऊर्जा निकालनी है, पहले कोष की, दूसरी कोष की, तीसरी कोष की, क्योंकि हम लोग फार्मूला बना रहे हो, तो हम मान के चलते हैं एन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1 2 डॉट डॉट करते करते एन तक जा सकते हैं। तो कहेंगे भाई एन के लिए, एन क्या है, कोषों की संख्या। कोष की संख्या किससे दिखाते हैं, एन से ही तो दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, एन मान लेते हैं। देखना आगे बात करना, हम इसे क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है भाई, 1/2 जेड ई स्क्वायर अपान आर, यही होता है। माइनस सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा भाई, जेड ई स्क्वायर अपान आर, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। बातें समझ में आई, ये हो जाएगा। अब इसको घटाओगे, क्या होगा, 1/2 जेड ई स्क्वायर अपान आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर। घटाओगे इसे क्या आएगा भाई, दोनों समान है, दोनों समान है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों घटाओगे तो 1/2 माइनस में आएगा, क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर बचेगा। बचेगा एक में से दो, आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा। हम एक वाला माइनस में, आधा वाला क्या प्लस में, तो माइनस वाला बड़ी संख्या है तो माइनस वाला पहले लगा देंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से पूरी ऊर्जा हो जाएगी। अब इसी ऊर्जा को कैलकुलेशन करनी है। हमें तो जेड पता चल जाएगा भाई, हमें तो जेड पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या नहीं पता चलेगा, हमें क्या नहीं पता चलेगा भाई,
ई स्क्वायर तो पता चल सकता है, जेड किसी न किसी परमाणु का दिया होगा तो वो दिख सकता है हमें, आर पता कर सकते हैं। आर पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हम आर बता सकते भाई, आर हम बिल्कुल नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना है, ये किसी भी कोष की हो सकती है, प्रथम कोष की हो सकती है, द्वितीय कोष की हो सकती है, तृतीय कोष की हो सकती है। तो हम लिख लेते हैं भाई ये मान के चलो एन कोष के लिए, किसके लिए? ये एन कोष के लिए दिया हुआ है, तो हम इसे आर एन मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जहां पर वहां पर मैंने माना हुआ था आर एन मान सकते हो। और आर आपने जानते हो, आपने पिछले वाली क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था कि आर की वैल्यू क्या होती है। आर की यानी कि किसी भी कोष की जो रेडियस होता है उसकी त्रिज्या होती है, वो क्या होती है? आर यहाँ पर त्रिज्या ही है, तो आर त्रिज्या क्या होती है, उसी त्रिज्या को निकाल के यहाँ पे रख देनी है, उसी त्रिज्या को निकाल के यहाँ पे रख देनी है। तो भाई फटाफट क्या करना ना, कमेंट कर करके ना बताना कि आर एन है क्या चीज़, आर एन की वैल्यू है कितनी। आप लोग क्या करो ना, फटाफट निकाल के बताओ। क्या करोगे? निकाल के फटाफट क्या करोगे भाई? बताओगे क्या होता है भाई, आर एन की वैल्यू क्या है। तो बात करेंगे आर एन की वैल्यू जब रखोगे तो क्या आएगा भाई, आर एन बराबर जानते हो क्या है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? जानते हो कि नहीं? जरा कमेंट बॉक्स कर करके बताना कि आप लोग क्या जानते हो आर एन के बारे में। आर एन बराबर होता है एन एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड होता है। यही होता था जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? जेड स्क्वायर होता है, जेड होते हैं। बात समझ में आई? क्या होते हैं? जेड होते हैं, एन नहीं होता यहाँ पर, एन की वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। एच स्क्वायर क्या होता है भाई? क्या होता है? एन स्क्वायर यहाँ चला गया ना, हाँ सही बात है, एन स्क्वायर को मैंने यहाँ पर भेज दिया, नहीं तो ये यहीं पे रहता है। ठीक है, बातें समझ, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बनाना है, इसको अलग करना है, इसलिए मैंने अलग लिख दिया हो। तो क्या लिखेंगे भाई? एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी के वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, इसी की वैल्यू क्या करना, उठा के यहाँ पे रख देनी है भाई, इसी को उठा के रख देनी है। क्या करेंगे भाई? ई एन 1/2 माइनस में है जेड ई स्क्वायर अपान आर की वैल्यू उठा के यहीं पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा भाई? 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा भाई? एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को मैं क्या करता हूँ भाई, इसी फार्मूले को मैं इधर से उठा के इधर कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। लिख लेना, इससे पूरा हो गया ना, इधर वाला पूरा हो गया ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इधर वाले को मैं रफ कर रहा हूँ। बातें समझ में आई? थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है लेकिन फिर भी बहुत ही इजी है, बस उठा के रखना है भाई। क्या करना है? उठा के इधर से उधर रखनी है। अब देखना जरा, अब इसी चीज को ना उठा के ऊपर कर सकते हो कि ये नीचे बटे में ऊपर जाएगा तो उधर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसी को ई एन बराबर लिख सकते थे -1/2, यानी 1/2 गुणे क्या कर सकते हैं, इसको उठा के ऊपर कर दोगे तो 4 जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और क्या आएगा एम ई स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, इंटू जेड हो जाएगा, अपान क्या बचेगा भाई एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बचेगा, एन स्क्वायर बच जाएगा, इंटू क्या बचा हुआ भाई यही बचेगा, यही अपना ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब बात कर लेते, ये वाला फार्मूला आपके बनके तैयार हो गया, ये वाला फार्मूला बनके आपका तैयार हो गया भाई। ये 2 से क्या होगा, इसका ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ और कुछ नहीं कैंसिल हो सकता, कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। क्या करेंगे 1/2, ये जेड से जेड गुणा हो जाएगा तो ई स्क्वायर, हाँ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर ई पावर 4 इंटू एम ए, लिख सकते थे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम ई पावर 4 अपान एच स्क्वायर लिख सकते थे, इंटू मैं जेड स्क्वायर
जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर को बाहर कर लेता हूँ, इसी का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जैसा परमाणु होगा वैसे परमाणु त्रिज्या होगी, उसका एन की वैल्यू होगी। प्रथम कोष पूछेगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड पूछेगा यानी कि वो हाइड्रोजन देगा तो जेड 1 हो जाएगा, हीलियम देगा तो जेड 2 हो जाएगा। बातें समझ में वहाँ पे रख लेना। अब ये फॉर्मूले, इन सब सारी चीज़ों का आप जानते हो, इन सब सारी चीज़ों का एम जानते हो, 2 का वैल्यू जानते हो 2 होती है, पाई की वैल्यू जानते हो 3 पॉइंट क्या होती है 14 होती है, इंटू एम की जानते हो कितना होता है भाई, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10 कहते हैं -28 ग्राम होता है। अब ई की वैल्यू जानते हो, ई का आवेश जानते हो कितना होता है। अब बात है एच की वैल्यू जानते हो 6.6 × 10⁻34 होता है, ठीक है, माइनस में इतना होता है। अब इन सारी चीज़ों की वैल्यू रख दोगे, क्योंकि मैंने पीछे इन सब की सारी चीज़ों की वैल्यू मैंने लिखा हुआ था, इन सारी चीज़ों को मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, सीधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसी की वैल्यू आएगी, देखो माइनस आया हुआ है ना, यही माइनस वहाँ पर आया हुआ था, तो क्या आएगा -13.6 क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर आएगा। ये आपका बन जाएगा फार्मूला। ये क्या बनेगा भाई, आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और इसका जो मात्रक होगा वो लिख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बातें समझ में, इसका जो मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को कहते हैं इसकी ऊर्जा। यदि प्रथम कोष की पूछेगा तो E1 हो जाएगा, यहाँ पर जेड की एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जहाँ पर प्रथम कोष पूछेगा तो यहाँ पर 1 लगा दो, यहाँ पे 1 कर दोगे। यहाँ पर जेड हाइड्रोजन देगा तो H हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और क्या होता है परमाणु का, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। ये सारी चीज़ें आप तो जानते हो, बिल्कुल ईजी है। बातें समझ में, इस तरीके से फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए हो। इसको आप क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें जानते हो। आप इसको क्या करना है भाई, लिख लेना है, इसको बाकायदा लिख लेना है, और लिख के इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा भाई, इनका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इनके क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो हो गई, अब बात कर लेते हैं भाई इनकी, क्या करते हैं, वेग की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, वेग की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है, फिर इसके बाद हम इसकी सीमाओं पे, यानी कि क्या बोहर जो मॉडल था ना, उनकी कुछ कमियां भी थी, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं लिख लूँ यहाँ पर, जैसे लिख देता हूँ, लिख लेना, जहाँ इधर लिख लेना, जहाँ n क्या है भाई, n क्या है, कोषों की संख्या, क्या है, कोषों की संख्या है, ठीक है। और Z क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। Z अपना क्या है भाई, अपन Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और तथा क्या है भाई, तथा क्या है, n कोषों की संख्या है, n कोषों की संख्या है। इस तरीके से आएगा। तो मैं क्वेश्चन इनका कराऊंगा भाई, मैं पूल बोलूंगा, इनका क्वेश्चन पूछूंगा। मैं अभी पूछ रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ भाई। अब ये सारी चीज़ें हो गई, नोट डाउन कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना भाई, नोट डाउन कर लेना। आगे मैं चलता हूँ, इसी का एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ भाई। क्वेश्चन लिख लेना भाई, हाइड्रोजन के प्रथम कोष की ऊर्जा कितनी होगी। वे पूछ रहा है भाई, प्रथम कोष के हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष की ऊर्जा कितनी होगी। तो आप कैलकुलेशन करके फटाफट बताते रहना भाई, फटाफट। मैं अभी कर रहा हूँ इसको, मैं अभी तक इसको रफ करके मैं करूँगा, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ना बताते रहिए। हाइड्रोजन लिख लेना, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष की ऊर्जा क्या होगी। ध्यान से पढ़ना, इसको क्या करना भाई, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोष की ऊर्जा क्या होगी, फटाफट करके कमेंट बॉक्स में करो भाई, फटाफट करके करो। क्या करना है, जल्दी जल्दी से करके ना, इसको फटाक से करके दिखाओ मुझे। मेरे करने से पहले ना आप लोग कमेंट बॉक्स कर दिया करो। हो गया, चलो भाई बात कर ले, तो क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूँ। हो गया होगा, आई होप आप लोग के हो गए होंगे भाई। करो नहीं तो ऐसे नहीं काम चलेगा। क्वेश्चन लिख लेना भाई, क्या बोला है, परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन
परमाणु के प्रथम कोश की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। भाई प्रथम कोश की बात कर रहा है, किसके? हाइड्रोजन परमाणु। किसकी बात कर रहा है? वो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला हल देख लेते हैं इसका हल। फॉर्मूला जानते हो भाई, फॉर्मूला क्या है? ई एन, पहले जो दिया हुआ है ना, पहले देख लेना भाई क्या क्या आपका ना फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? ई एन निकालना। क्या निकालना? ई एन। ई एन कहने का मतलब कि ऊर्जा निकालनी है। किस कोष की निकालनी है? यहाँ पर दिया हुआ प्रथम कोष की। प्रथम कोष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रथम कोष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ई एन ने होके क्या हो जाएगा भाई? प्रथम के लिए 1 की वैल्यू, यानी पहले कोष की पूछ रहा है। किसकी? पहले कोष की। यानी कि आपको एन की वैल्यू दिया हुआ है। कौन से कोष की? कोषों की संख्या। कौन सी कोष दिया हुआ? प्रथम कोष। प्रथम कोष का मतलब एन की वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जानते हो। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मैंने लिख लिया, सारी चीजें मैंने लिख ली। अब इसी को क्वेश्चन में कर देना भाई। E1 इक्वल टू हो जाएगा -13.6 गुणे Z²/n²। यही आया था फॉर्मूला, यही आया था। अब आपको क्या करना? 13.6 गुणे जेड की वैल्यू क्या है? 1 आई है। कितनी? 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। एन की वैल्यू वे 1 है। तो बातें समझ में, -13.6 गुणे 1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रथम कोष की जो ऊर्जा होगी वो कितना होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी द्वितीय कोष का पूछ दे, द्वितीय कोष का, तृतीय कोष का, क्या करना है आपको? निकाल के बताना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना? द्वितीय कोष, तृतीय कोष का निकाल के ना हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेशली क्या करना? हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेशली निकाल के यहाँ पे बताना भाई। कमेंट करके बता देना भाई कि किस तरीके से हाइड्रोजन का द्वितीय कोष का और तृतीय कोष की ऊर्जा क्या क्या होगी। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। चलो अब मैं ऊर्जा के, मैं इनके वेग की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है ना, हाइड्रोजन वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग है ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। वेग की बात कर लेते हैं भाई। वेग क्या है? वेग का फॉर्मूला मैं सीधे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है, अब ज़्यादा थोड़ा हो रहा है टाइमिंग का, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूले लिख के मैं बता दे रहा हूँ भाई कि क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनता है भाई? 2 क्या फॉर्मूला बनेगा? Vn बनेगा। क्या बनेगा? Vn बनेगा। जो फॉर्मूला बनेगा 2.188 गुणे 10⁸ क्या होता है? इंटू Z/n होता है। क्या होता है? Z/n होता है, फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा भाई। क्या होगा? इस तरीके से फॉर्मूला आपका बनेगा। अब यहाँ पर लिखना क्या होगा आपको? क्या होगा भाई? n क्या होता है, z क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो जानते ही हो। ये जो फॉर्मूला आता है वो आता है मीटर पर सेकेंड में आता है। क्या आता है? मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में, यदि मैं बात करूँ 1 सेकेंड में इतने मीटर वो चलेगा। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं भाई? किसी की बात कर सकते हो, हीलियम की बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बता सकते हो। बातें समझ में आई? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। बातें समझ गए आप लोग? बातें समझ गए? बिल्कुल समझ गए हो, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे प्रति से इनके क्या करेंगे बात? इनकी ऊर्जा की बात कर लिया मैंने, इनके वेग की बात कर लिया मैंने, क्वेश्चन भी कर लिया। इसके ऊपर यदि क्वेश्चन पूछे, क्या पूछ सकते हैं भाई? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या कहेगा? प्रथम कोष की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैं बोल रहा हूं द्वितीय कोष। क्या? द्वितीय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की का वेग बताइए। का वेग
क्या करिए भाई, वेग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जरा बताना तो, इसका वेग बताना भाई, किसकी बात कर रहा है, द्वितीय कोष की। किसकी बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, द्वितीय कोष की बात कर रहा है। द्वितीय कोष के लिए बार हल निकाल लेना भाई। हल क्या करेगा, हल क्या करेगा, क्या दिया हुआ हाइड्रोजन परमाणु, क्या निकालना है, क्या निकालना है, V2 निकालना है। क्या निकालना है, V2। द्वितीय कोष मतलब क्या है, ये दूसरे की बात कर रहा है, किसकी, दूसरे की। तो Vn की जगह V2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है। दिया क्या भाई, n की वैल्यू दिया हुआ, द्वितीय कोष 2 दे दिया। अब आपको चाहिए क्या, Z दिया हो, Z चाहिए भाई हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होता है, तो फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है, Vn बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2.188 गुणे 10 के घाते 8 गुणे क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और N की वैल्यू क्या है, 2 है। क्या है, N की वैल्यू 2 है। अब कैलकुलेशन करना है इसका कट करोगे तो 1 दशमलव समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसको गुणा करोगे, जो आएगा वो चीज़ें निकाल के बता सकते हो कि प्रथम कोष में, द्वितीय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। बातें समझ में, इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। वो जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा चीज़ें। बातें समझ गए, इस तरीके से इनका क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते भाई, आगे बात कर लेते बोहर के मॉडल के कमियों के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बोहर के मॉडल के कमियों की बात करेंगे। ठीक है, इनके मॉडल के कमियों की बात करेंगे भाई। चलो पहली बार स्टेप बाय स्टेप करके इनके कमियों के बारे में देख लेते हैं भाई, इनकी कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। चलिए इनकी कमियों के बारे में बात करते हैं। जो बोहर ने दिया हुआ था ना, नील बोहर ने जो दिया हुआ था, बोहर मैं कह रहा हूँ ना, तो आप लोग ये मत समझ लेना भाई मैं हिंदी वाला बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश वाला उनका बोल रहा हूँ, मिला के वाला। ठीक है, बोहर पढ़ रहा हूँ, आप लोग बोहर ही लिखना है, बोहर मत लिख देना उसको। ठीक है, अब हिंदी में भी बोहर लिख दोगे कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हिंदी में नाम बोर है। क्या है, नील बोर है, तो नाम एक ही है भाई, बस पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो लिख लेना बोर मॉडल की कमियां। क्या कहेंगे, बोर मॉडल की कमियां की बात करते हैं। पहली कमी की बात कर लेते हैं भाई। पहली कमी क्या थी, उन्होंने क्या बताया हुआ था, उन्होंने जीमान इफेक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कर पाए थे। वो क्या करते थे, तो लिख लेना, क्या करोगे, जीमान इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या नहीं कर सकता था। क्या कर सकता था, जीमान इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन वो कर नहीं सकता। तो मैं पहले की बात करूं तो लिख सकता हूं भाई, जीमान प्रभाव व्याख्या। पेन चेंज कर देते हैं, व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरे की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बोला था, पहली बात तो नहीं, यही दूसरी बात यही लिख लो, वो पहली बात होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, आगे पीछे चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात लिख लेना भाई, दूसरी बात लिखना, ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर सकता है।
बातें समझ गए। ये केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए बात करता था, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बात करता। जैसे ये हाइड्रोजन के लिए बात करेगा क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम +2 के लिए क्या लगेगा, जैसे ये किसके लिए लागू होता था, किसके लिए लिखना एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, लिखोगे क्या कि ये हाइड्रोजन के लिए लागू होता था, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। हीलियम प्लस के लिए लागू होता था, लिथियम +2 के लिए लागू होता था। इसी तरीके से बेरिलियम +3 के लिए लागू होता था, ETC। क्या कहेंगे, ETC। ठीक है, इनके लिए क्या लिखेंगे, इनके लिए नियम लागू होता है, के लिए बोहर नियम, बोर नियम लागू होता है। ठीक है, अब बात कर लेते भाई। जैसे मैं बात करूं हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए आदि, ETC, इनके लिए लागू नहीं होता। यानी कि ये जो परमाणु है ना, ये इसके अंदर क्या है, ये चार्ज नहीं है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज नहीं है तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पूरे पूरे बेरिलियम के 4 होते हैं, तो चारों बचे को कोई ध्यान त्यागा हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे भाई, के लिए लागू नहीं होता है। बातें समझ गए, इनके लिए लागू नहीं होता है लेकिन इनके लिए लागू हो जाता है बोर का नियम। बोर का नियम क्या था, जैसे इलेक्ट्रॉन की उनकी त्रिज्या बताना, उनका वेग बताना, उनका क्या बताना, ऊर्जा बताना, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताना। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए इसके लिए लागू होता है, इसके लिए कोई बोल देना तो लागू नहीं करोगे। जो आपने EN की फॉर्मूला निकाला हुआ था ना -13.6, वो जो है ना इनके लिए लागू करेगा। जब ये हीलियम होगा तो H+ के रूप में होगा उनके लिए। हीलियम के लिए कोई कहता है कि लगा के दिखाओ मुझे, इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तुम बताओ, तो उसके लिए नहीं बता पाओगे, उसके लिए नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कोई पूछे तो नहीं बता पाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कोई पूछे तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो नहीं बता पाओगे। लेकिन कोई बेरिलियम +3 के लिए पूछे, यानी बेरिलियम ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, उस समय कोई पूछेगा तो उस समय इसको बता सकते हो कि भाई इस कोष की ऊर्जा कितनी है, इस कोष की ऊर्जा कितनी है। बातें समझ में, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं। इनकी बात करता था, यदि ज़्यादा हो जाएंगे तो वो वहाँ पे लागू नहीं करेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में। इन तरीके से इन्होंने जीमान इफेक्ट या फिर स्टार्क इफेक्ट का भी बात नहीं किया हुआ था। तो नेक्स्ट लिख लेना, यही में लिख लेना, स्टार्क प्रभाव, थर्ड पॉइंट है आपका, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, की व्याख्या नहीं कर सकता है। बातें समझ में, इस तरीके से इन्होंने इन सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ था। ठीक है, इन्होंने इन सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता पाए थे। इस तरीके से इनकी बात करेंगे, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते भाई, इस तरीके से इनका ख़त्म हो गया। अब आगे जो है ना, बोहर के मॉडल के ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ना इसी के आगे, आपने श्रोडिंगर का एक पढ़ा होगा वेव के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे उसके बीच में, लेकिन उनका जो ना KLMN का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो कॉन्सेप्ट आया था KLMN से, और इनके जो डी ब्रोगली के समीकरण के लिए बात आई थी, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इनकी बातें अब आगे हम करेंगे। ठीक है, KLMN की बात करेंगे, इनके आप बात करेंगे, क्वांटम की बात करेंगे, इनके डी ब्रोगली के समीकरण की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई इनकी। ठीक है, तो इनके आगे जो चीज़ें गई थी ना, अभी इन्हीं के बाद जो आगे चीज़ें गई थी उन्हीं के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको छोड़ के जाते हैं भाई, तो आप सारी चीज़ों को ना कवर कर लेना और सारी चीज़ों को नोट्स बना के एक जगह लिखते रहना, एक जगह नोट्स बना के लिखते रहना। और ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो काम आएंगी आपके। ठीक है, तो भाई यहीं पे छोड़ के जाते हैं आपको। धन्यवाद।